Today we will start with internal security. Our today's topic is insurgency in the northeast. जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है, जिसे हम सेवन सिस्टर स्टेट्स भी बोलते हैं, वहां पे जो इंसर्जेंसी का इश्यूज है वो डिस्कस करेंगे। आज वो देखते हैं कि हाउ दिस इंसर्जेंट ग्रुप हैज created a internal security problem to the particular area and in general to whole of our country. Particularly उस एरिया में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या प्रॉब्लम किया है वो इंसर्जेंसी, और ओवरऑल हमारी कंट्री के लिए क्या खतरा बना हुआ है आंतरिक सुरक्षा के लिए वो इंसर्जेंट ग्रुप। तो इसमें थोड़ा सा यू नीड टू नो इन जनरल अबाउट आवर हिस्ट्री, अ लिटिल बिट सोशो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट का डेमोग्राफिक कंडीशन क्या था प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड एज ऑफ नाउ currently. First we will begin with the pre-independence era. आजादी के पहले नॉर्थ ईस्ट की कंडीशन क्या थी? What was the condition before independence? क्या थी कंडीशन? ट्राइबल लोग रहते थे वहां पे। यस, ट्राइबल लोग तो आज भी रहते हैं। अभी अब जब हम सेंसस वाला टॉपिक ये थे तो आई थिंक आई हैव डिस्कस विद यू, ट्राइबल लोग रहते थे, आज भी रहते हैं। ओके सर यस सर ट्राइबल्स लोग अपना सेपरेट स्टेट डिमांड कर रहे थे प्री इंडिपेंडेंस एरा में भी फॉर टू प्रिजर्व देयर आइडेंटिटी। ओके ठीक है, चलो मैं कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखता हूँ आपको थोड़ा बहुत कुछ पता है क्या। अच्छा, आपको पता है ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये स्टेट्स कैसे हैं एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स? डेवलप्ड हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, लीस्ट डेवलप्ड हैं, क्या हालत है इनकी? बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है थोड़ी। अच्छा, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो किसी भी इंडिकेटर पे ये अच्छा है? मतलब अगर इनको आप बोलो कि सर ये मामले में ये बहुत अच्छे हैं। एजुकेशन वहाँ पर अच्छी है। बहुत सही, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। इनके यहाँ पे लिटरेसी बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। मतलब हमारे जो मेन स्ट्रीम स्टेट्स हैं, सेंट्रल इंडियन स्टेट्स है ना, सबसे ज्यादा है वहाँ की लिटरेसी, बहुत अच्छी है। अब ये बताओ लिटरेसी वहाँ पे अच्छी क्यों हो गई? अजीब बात है, एक तो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स रहते थे, डिस्पाइट दैट कि वहाँ पे लिटरेसी बहुत अच्छी हो गई, जबकि ये भी आप जानते हो कि गवर्नमेंट का वहाँ पे सपोर्ट ना के बराबर था, जीरो। इवन आज भी नहीं है, पहले तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो सातों स्टेट्स पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं जनरल इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखो तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां पे इतना एम्फोसिस नहीं कर पाती है, और एक हमारे कंट्री के मेन हिस्से से वो कटा हुआ है, एक अलग ही है, तो ये भी रीजन था। तो बताओ इन सब के बावजूद भी वहां पे एजुकेशन इतना अच्छा कैसे हो पाया? सर इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये हाँ, पक्का पक्का श्योर। जो ये क्रिश्चियन मिशनरीज थी, ब्रिटिशर्स ने इनको अलाउ किया कि भैया आप आइए यहाँ पे अपना चैरिटी का काम करिए, तो उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह, स्कूल्स वगैरह खोलने लगे, तो सारे कॉन्वेंट स्कूल पढ़ने लगे। इसके लिए अगर आप जाके देखो तो वहाँ की जो फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड आपको इंग्लिश मिलेगी, और वहाँ के लोग इंग्लिश में बड़े ही प्रोफिशिएंट हैं एकदम, ड्यू टू क्रिश्चियनिटी के। और वहाँ पे जो मेजर रिलीजन फॉलो होता है वो क्रिश्चियनिटी ही है उन स्टेट्स में। तो ये रीजन था कि इसके वहाँ पे लिटरेसी बढ़ गई। तो ये तो हमने बैकग्राउंड दिया कि भाई एक ग्रुप हो गया ट्राइबल्स, ब्रिटिशर्स ने उनको अलाउ किया कि आप, और ध्यान देना ब्रिटिश के टाइम पे भी वहां पे उन्होंने ऐसी एक पॉलिसी रखी थी कि आउटसाइडर्स वोंट बी अलाउड, मतलब एज अ टूरिस्ट यू कैन विजिट, घूमने उमने के लिए ओकेजनली यू कैन गो, बट वहां पे जाके आप लैंड खरीद के एग्रीकल्चर करके या अपना कोई प्रोफेशन ट्रेड वहां पे सेटअप करने के लिए अलाउ नहीं था आउटसाइडर को। दैट मीन्स दैट एरिया हैज बीन earmarked exclusively for the indigenous people,
वहां के लोगों के लिए ही ये प्रोटेक्शन दिया गया था। ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम से ही ये प्रैक्टिस चली आ रही है, यही होता आ रहा था, ताकि उनकी जो एक यूनिक आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट कर पाए, उसको हम बचा पाए, उसको वहां पे प्रिजर्व कर पाए। तो ये प्री इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री हो गई। पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ? जब देश आजाद हो गया, हमारा संविधान बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि भैया आप देश के किसी भी कोने में जाके सेटल हो सकते हैं, पूरा देश अपना ही है, राइट टू मूव फ्रीली, दुनिया भर के फंडामेंटल राइट्स वगैरह का नाटक आ गया। तो अब आप किसी को ऐसे रोक नहीं सकते हो। और इसका नतीजा क्या हुआ कि आउटसाइडर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गया। स्पेशली इफ यू गो टू आसाम, तो आप बड़े ही आपको हैरानी की बात मिलेगी कि मैक्सिमम पीपल यू विल फाइंड फ्रॉम द उत्तर प्रदेश एंड बिहार, जो माइग्रेंट्स होके वहां पे गए थे आज के 70-80 साल पहले, और वहीं पे बस गए हैं, और वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उनके ट्रेड में, प्रैक्टिसेस में, या ये आसामीज कल्चर का हिस्सा बन गए हैं। और ये कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, हिंदी भाषी देन बांग्ला भाषी, और इस तरह की चीजें वहां पे होते रहती हैं। तो अब देखो, प्री इंडिपेंडेंस के टाइम से तो चलो ठीक था कि भाई एक गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी कि इनको इनकी आइडेंटिटी को हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे, तो कोई मैटर होता नहीं था। पर जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, जैसे ही हमने इंडिपेंडेंट हासिल किया, स्वतंत्रता हासिल की, वैसे ही एक मुद्दा आ गया, मैटर क्या, कि अब सब लोग जहां चाहे वहां रह सकते। यहीं से रिवॉल्ट वाली फीलिंग चालू हो गई कि वोडोलैंड की मांग, नागालिम, ये सारी चीजों की डिमांड कि भैया हमारे कल्चर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। हालांकि इनको कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा 6th शेड्यूल है वो इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, सब चीज है, लेकिन फिर भी वो जो इन्फ्लक्स था, फिर जब पाकिस्तान के साथ इशू हुआ, जब बांग्लादेश अलग हुआ, बांग्लादेश के बहुत सारे जो थे इधर उधर करके भाग गए, आसाम में इधर घुस गए, उधर घुस गए, पूरा मिजोरम त्रिपुरा में बहुत सारा। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बहुत देखा है नॉर्थ ईस्ट ने इन द लास्ट 60 to 70 ईयर। 60 से 70 सालों में इन्होंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बहुत देखा। वहाँ की डेमोग्राफी बहुत ही चेंज हुई है, बहुत ही बदली हुई है। बहुत सारे लोग आए, इन्फ्लक्स हुआ, और गए भी, आउटगो भी हुआ। तो इससे बट ऑब्वियस है वहां के लोगों के बीच में एक फीलिंग चालू हो गई कि अपने होमलैंड की रक्षा करो, बाहरी लोगों को अलाउ मत करो, और वहीं से ये विवाद चालू हो गया। तो अब ये सिचुएशन इंसर्जेंसी ग्रुप में कैसे बन ही जाएगा, क्योंकि अगर लॉन्ग टाइम से कोई कुछ चीज की डिमांड कर रहा है और उसे गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो चांसेस है कि वो इंसर्जेंट ग्रुप का एक पार्ट बन जाए। जैसे मैं आपको करंट एग्जांपल देके बताता हूँ, जो हमारा ये फार्मर्स का ग्रुप है जो कि प्रोटेस्ट कर रहा है, जो हमारा फार्मर्स का ग्रुप है जो प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है, अब ये सही है या गलत है तो उस पर तो नहीं आएंगे, पहले हम एक ही पर्सपेक्टिव को लेके चल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट भी अड़ी रह गई और इनके डिमांड को नहीं माना गया, तो हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग हथियार उठा लें, आर्म्स ले लें, और सरकार के खिलाफ ही विद्रोह, रिबेलियन करना चालू कर दे। तो ये भी एक ग्रुप जो है वो इंसर्जेंट ग्रुप बन जाएगा। तो ऐसे ही जब नॉर्थ ईस्ट में इन लोगों की डिमांड नहीं सुनी जा रही थी, तो दे रिवॉल्टेड वेरी इंटेंस थी, उन्होंने बहुत ही इंटेंस रिवॉल्ट किया। ड्यू टू दैट क्या हुआ कि अलग अलग इंसर्जेंट ग्रुप बनते गए, और इंसर्जेंसी का यहाँ पे आगमन हो गया, इंसर्जेंसी ने यहाँ पे अपने पैर जमा लिए। ठीक है, तो ये इंसर्जेंसी की एक ब्रीफ हिस्ट्री थी जो कि हमने देखा कि कैसे कैसे हुआ है। अब कुछ ग्रुप देखते हैं, जिसे कि अब देखो कुछ न कुछ कुछ तो इंसर्जेंट ग्रुप ऐसे हो गए
कि गवर्नमेंट को प्रेशर में आके उनको एज अ टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करना पड़ा। गवर्नमेंट को इतना ज्यादा इन्होंने वो किया कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को उनको एज अ टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करना पड़ा। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट आसाम में देख लेते हैं कुछ कुछ। ये आपको याद वाद रखने की उतनी जरूरत नहीं है, बट एक बार जस्ट मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ तो आप इसको देख लीजिए। आसाम के कुछ ग्रुप हैं। उल्फा आपने सुना होगा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इसे अनलॉफुल एसोसिएशन और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गवर्नमेंट। फिर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, एनडीएफबी, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, इसको भी डिक्लेयर किया गया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अनलॉफुल। सेम मणिपुर में भी ऐसे कुछ ग्रुप हैं जिसको कि डिक्लेयर किया गया। तो उसमें एक है पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जिससे गवर्नमेंट का बीच में एग्रीमेंट भी चलते रहता है, आप लोग शायद से थोड़ा अवेयर होंगे। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, यूएनएलएफ, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, यूएनएलएफ, ये भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और अनलॉफुल एसोसिएशन के अंदर आ जाएगा। फिर एक है कैंगली प्लाक कम्युनिस्ट पार्टी, केसीपी, मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, एमपीएलएफ, रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट। तो ऐसे ऐसे तो बहुत ग्रुप है। ये कुछ मेजर ग्रुप जो है, जो सरकार ने इसको डिक्लेयर किया है कि दीज आर द टेररिस्ट और अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग। अदरवाइज ऐसे छोटे मोटे तो बहुत सारे ग्रुप होंगे, उसको के बारे में हम डिस्कस नहीं करते। देन ऐसे कुछ मेघालय में है, गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, जीएनएलए, गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, जीएनएलए, ये भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। फिर एक है नेशनल लिबरेशन काउंसिल, ये अनलॉफुल एसोसिएशन इसको डिक्लेयर किया हुआ है। सिमिलर सिचुएशन इज इन त्रिपुरा ऑल्सो, वहां पे ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ATTF, गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलॉफुल एसोसिएशन, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ATTF। दूसरा है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, NLFT, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इसको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर किया हुआ है। देन कम्स नागालैंड, इसमें जिससे अभी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ था, मोदी गवर्नमेंट ने, आप NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, हैपलांग। NSCN के है और एक NSCN M है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, आइजैक मुविया। ये सीज फायर गवर्नमेंट के साथ इनका भी साइन हुआ था रिसेंटली। तो ये सब कुछ ग्रुप्स हैं, और ये कैसे बने, क्या हुआ, इसकी मैंने एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको दे दी, कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ। वही कि अपनी ऑटोनॉमस स्टेटस के लिए लड़ रहे थे। इनको लगा कि यार ऐसा ना हो कि सरकार ने वहां पे, देखो अगर आप देखो तो सारे स्टेट्स में सबसे ज्यादा डोमिनेंट और मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स है, जो एरिया वाइज बोलो, पॉपुलेशन वाइज, वो आसाम ही है। तो इन लोग को लगा कि ऐसा ना हो कि यार आसाम की जो कल्चर है, जो आसाम की लैंग्वेज है आसामीज, वो हम पे थोपी जाए और हमारी आइडेंटिटी धीरे धीरे खो जाए, हम लूज कर जाएं। उसके वजह से ये सारे छोटे मोटे ग्रुप बनने लगे और ये आ गए। इन्होंने क्या, आर्म्स रिबेल किया, गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज में लग गए, स्पाई करने लगे, देश विरोधी गतिविधियों में भी लगने लगे, ये सारी चीजें। तो ऐसे इनका जन्म। फिर गवर्नमेंट भी अपनी विद द हेल्प ऑफ डिफेंस फोर्सेस, आर्मी पर्सनल की मदद से इनके ऊपर काबू पाई। कुछ लोगों से ऑफिशियली एग्रीमेंट करा करा के कि भाई ठीक है, हम आपकी बात मान जाएंगे, ये बातें हैं, हम आपकी ये बातें डिमांड को मान जाएंगे, आप भी हमारी बातें मान जाए, इस तरह की कुछ बातें हुई।
तो काम आगे चला। अब ये तो इन जनरल था कि भाई मैंने सारे स्टेट्स को इन जनरल ही ले लिया कि क्या क्या सिचुएशन थी, क्या क्या कंडीशन थी, और जो करंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट सिनारियो है, वो कैसा। अब बात कर लेते हैं स्टेट वाइज स्टेटस। तो सबसे पहले एक नागालैंड, बिकॉज this particular state has been the most insurgent affected state. Nagaland is the most insurgent affected state. I will tell you why. बाकी स्टेट से ज्यादा यहाँ पे इंसर्जेंसी क्यों इतनी ज्यादा इफेक्टिव रही, इसका जो बॉर्डर शेयरिंग है म्यांमार के साथ, ये एक बड़ा रीजन बन जाता है। पोरस बॉर्डर है यहाँ पे, कुछ लोग ग्रुप ऐसे है जो चाइनीज इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाता है, तो ये ज्यादा उग्र हो गए। दे वर क्वाइट अग्रेसिव एंड एक्टिव इन देयर अप्रोच। तो लेट्स स्टडी। नागालैंड में जो इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ फीजो, ये अर्ली 1950s की बात है। 1950 के आसपास से यहाँ पे इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई। मैंने बोला ना, इंसर्जेंसी की जो प्रॉब्लम आई वो आफ्टर इंडिपेंडेंस ही आई है। बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वाज नॉट अ कंडीसिव एनवायरनमेंट वेयर इंसर्जेंट ग्रुप्स कैन फ्लरिश, क्योंकि उसमें कुछ था नहीं ना भाई। सारी चीजें उन लोग अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीजें अवेलेबल थी। ब्रिटिशर्स हैड मेड देम कन्विंस कि बाबा आपकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जो लैंग्वेज आइडेंटिटी है, वो सारी चीजों को हम प्रोटेक्शन देंगे। तो उनकी बात मान ली गई। तो इन द अर्ली 1950s अंडर द लीडरशिप ऑफ फीजो द इंसर्जेंसी हैव स्टार्टेड। अब नागाज हैं क्या? ये जो अपना नागा हिल्स है ना, ईस्टर्न हिमालयाज, आपने हिमालयाज पढ़ा है? वो सब रेंजेस, ट्रांस हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, हिमाद्री, ऑल दिस। तो एक जो हमारा ईस्टर्न हिमालयाज है, जो कि पूरा सिक्किम से लेके पूरा अरुणाचल प्रदेश तक का एरिया है, तो वहीं पे नागा हिल्स है। तो ये नागाज पीपल जो है उसी के ओरिजिनली इनहेबिटेंट, ये अपने म्यांमार बॉर्डर के आसपास। तो नागा में बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो लैंग्वेज अलग अलग बोलते हैं। जब इनको इंटीग्रेट किया जाने लगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उसके पहले बिफोर इंडिपेंडेंस, तो ये नागाज वर एकदम से कट ऑफ थे। वो सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट से एकदम कट ऑफ। बस क्रिश्चियन मिशनरीज अपने जो भी एजेंडा बोलो उनको, दे हैव डन द गुड थिंग्स। उन्होंने एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड किया, हेल्थ फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया, बट ठीक है, इंटेंशन थोड़े से उनके इंटेंशन पे क्वेश्चन मार्क उठता रहा है कि भाई इन्होंने शायद से क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए ये सारे काम किए। और ठीक है, ये फैक्ट भी है, ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है। इन्होंने काम तो बहुत अच्छे किए, बट इनका पर्पस वो भी था कि ये ट्राइबल्स हैं, इनके अंदर हिंदुइज्म या इस्लाम का या और रिलीजन का कोई अभी बोलबाला नहीं है। तो इनको आसानी से बरगलाया जा सकेगा जब आप इनको लालच दोगे, इनको ग्रीड दोगे, इनकी सेवा करोगे, इनको सर्विस दोगे। तो इनको लगेगा यार कि ये वाले रिलीजन फ्री में सब दे रहे हैं, तो क्यों ना हम यही अडॉप्ट कर ले, हम कन्वर्ट हो जाए। तो ये भी था। इसके लिए जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, उनके अच्छे कामों के साथ साथ उनके इंटेंशन पे हमेशा से इंडिया में क्वेश्चन मार्क उठता है। ठीक है, तो जब इन्होंने इस तरह की चीजें स्टार्ट की तो नागाज टोटली कट ऑफ हो गए। उनको देश के और बाकी चीजों से कोई मतलब रहा नहीं गया कि कंट्री का डेवलपमेंट क्या चल रहा है, कंट्री की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, एकदम अनअवेयर। ठीक है, आज तो भाई सोशल मीडिया इतना एडवांस है आज कि आप पूरे इंडिया पे कहीं पे भी नजर रख सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस। बट जस्ट थिंक अबाउट द 1950 एंड 60s, जब हार्डली न्यूज़पेपर भी हुआ नहीं करते होंगे। तो दिल्ली में क्या चल रहा है, सेंट्रल इंडिया में क्या चल रहा है, और पूरे इंडिया में क्या चल रहा है, उससे पूरी तरह से अनअवेयर होंगे ये लोग। तो इनको कोई लेना देना ही नहीं होगा। ठीक है, हमको कोई सुनने वाला नहीं है, हमको कोई पूछने वाला नहीं है, व्हाई वी विल थिंक अबाउट ऑल दिस। तो नागाज का ये कंडीशन। अब आती है बात 1945 के आसपास। नागा हिल डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल को स्टेब्लिश किया गया एक एज अ फॉरम की तरह से, कि जो नागा ग्रुप्स थे उनके साथ सेटलमेंट किया जाए। और 1946 में उसी ग्रुप को एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस मिल गया,
और उसका नाम रखा गया नागा नेशनल काउंसिल, एनएनसी। अब ये क्या चाहने लगे कि भैया जो नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट है ना, उसको, वो आसाम में जो डाला गया है उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करो, वो आसाम के साथ नहीं रहेगा। और ये लोकल ऑटोनॉमी पे फोकस करने लगे और नागा ट्राइब्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करने लगी। नाउ सी द कंडीशन सिचुएशन। ये तो पूरा तरह से किस तरह से चल रही चीजें जो कि देश को तोड़ सकती थी। उस जो हमारी कंट्री का इंटीग्रेशन हुआ था, कंट्री को यूनाइट किया गया था, उसके इथोस के अगेंस्ट है इनकी डिमांड। देखो, वे नागा ट्राइब्स के लिए सेपरेट इलेक्टेड रखो, हमारे को ऑटोनॉमी दो, हमारे लैंग्वेज को अलग रिकॉग्निशन दो, सारी चीजें। तो फिर भैया एक देश एक विधान, एक संविधान वाला सिद्धांत कहाँ चल पाएगा? फिर तो इंडिया में जितने स्टेट्स हैं सबकी कुछ ना कुछ चीजें अलग है, सब अपनी यूनिक आइडेंटिटी को आगे लाके अलग अलग डिमांड करने लगेंगे। फिर तो जो देश में 28 राज्य नहीं 28 देश ही बन जाएंगे, सब बिखर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना था। इसके लिए गवर्नमेंट ने इनकी ये सारी डिमांड को, ये सारी बातों को एक्सेप्ट ही नहीं किया। हाँ, बट ये उन्होंने किया कि भाई ठीक है, ये उपद्रव ना मचावे, ये हमारी कंट्रीज के जो नेशनल सिक्योरिटीज है उसके लिए खतरा ना बने। फॉर दैट इनके साथ चलो हम बातें कर लेते हैं इनके साथ हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। वो सरकार तैयार हो गई, इनके साथ हम कुछ एग्रीमेंट कर लेते हैं, कुछ मांडवली कर लेते हैं, कुछ मिडल पाथ एक निकाल लेते हैं। तो जो सबसे पहला एग्रीमेंट आया था उसे बोलते हैं 9 पॉइंट एग्रीमेंट। ये नागा लीडर के साथ हुआ, जो सबसे पहला एग्रीमेंट था। जस्ट ये 1947 में, मतलब देश आजाद हुआ उसी के समय ही। और इस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि नागाज को भैया हम जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर ग्रांट करेंगे और उनकी ऑटोनॉमी भी। लैंड से जुड़ा हुआ जो भी मैटर है उसमें भी, मतलब उनको जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स एज वेल एज ऑटोनॉमी इन लैंड रिलेटेड मैटर। लैंड से जुड़े हुए मैटर्स में, जुडिशियल में, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव में उनको ऑटोनॉमी दी जाए। लेकिन इस 9 पॉइंट एग्रीमेंट से ही लोग संतुष्ट कुछ नहीं हुए, नागाज पीपल ही संतुष्ट नहीं हुए। इसके लिए क्या हुआ, इसका इफेक्ट कि वहां पे बिगनिंग हो गई सेशनिस्ट मूवमेंट। अब ये सेशनिस्ट मूवमेंट, SECESSIONIST, सेशनिस्ट मूवमेंट क्या होता है कि भैया हमको आप देश से अलग करिए, हमको आप पूरी तरह से आजाद कर दीजिए, हम एक अलग देश ही बनेंगे, अपनी इकोनॉमी होगी हमारी, हमारी पॉलिसी होगी, हमारा सब कुछ होगा। भाई यार ये कोई लॉजिक है? लेकिन इन्होंने माना नहीं। गवर्नमेंट ने काफी समझाने का प्रयास किया, बट ऑल द एफर्ट्स हैव गॉन वेस्टेड। कोई उसका रिजल्ट नहीं हुआ, कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं कि भाई वो सेशनिस्ट मूवमेंट करते करते सेपरेट नागाज एक सॉवरेन स्टेट से डिमांड करने लगे और आर्म्ड रिबेलियन को स्टार्ट कर दिया इन्होंने। सेंटर भी रिफ्यूज करते गया, सारी नेगोशिएशन कुछ काम आई ही नहीं और ये रिबेलियन चलते रहा ऐसे ही। फिर जब ये रिबेलियन चलते रहा तो उसमें से कुछ कुछ ग्रुप उभर कर आए सामने। मतलब कैसा होता है, एक होता है अपोज, तो एक तो होती पूरी भीड़ अपोज करती है। दूसरा अपोजिशन क्या होता है कि उस भीड़ में से कुछ लोग आते हैं, दे फॉर्म अ ग्रुप और उनको रिकॉग्निशन मिल जाती है कि भैया ऑफिशियली ये खुलकर फ्रंट पे आ गए अपोज करने। तो ऐसे ही कुछ कुछ ग्रुप्स बनने लगे। कौन से ग्रुप? जिन्होंने टेररिस्ट ग्रुप का टैग ले लिया, उन कौन से ग्रुप बनने लगे? तो पहला ग्रुप जो बना वो था NSCN, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NS। इसका क्या एम था
कि ये सेपरेट स्टेट की डिमांड करने लगे और उसका नाम क्या दिया इन्होंने, नागालैंड। इन्होंने एक सेपरेट स्टेट की डिमांड की, इसको क्या बोला गया, नागालैंड। लेकिन इनकी इस बात को, इनके इस चीजों को गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया, तो भैया हम ये बात मानेंगे ही नहीं, ये बात आपकी मानने लायक ही नहीं, ये हम आपको एक अलग स्टेट का दर्जा देते। ठीक है, जब हम तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश को बोलते हैं ना लैंग्वेज के लेके इतना मगजमारी हो रहा, तो हमने तो तैयार नहीं हुए और आपके एक छोटे से डिमांड को मानकर हम ये कर दे, ऐसा नॉट पॉसिबल। तो इन्होंने माना नहीं। फिर यही ग्रुप जो था NSCN, कुछ लोग थोड़े से लिबरल होने लगे और इट ब्रोक इनटू टू ग्रुप। तो NSCN एक के हो गया और एक M हो गया। ये जो के है, खैपलांग करके लीडर थे, उनके लीडरशिप में आ गया। M एक लीडर थे, उनका नाम देखो क्या, मूविया ऐसे करके कुछ नाम था, प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। इनके ग्रुप, ये जिस ग्रुप को लीड करने लगे वो अलग ग्रुप हो गया। तो उसमें एक ग्रुप थोड़ा सा लिबरल हो गया और एक बड़ा ही अग्रेसिव था। एक ग्रुप काफी अग्रेसिव था और एक ग्रुप काफी लिबरल था इनका। गवर्नमेंट थॉट कि यार चलो ठीक है, जो लिबरल ग्रुप इसमें से है, जो मेन स्ट्रीम इंडिया में आना चाहता है, उसकी डिमांड को क्यों ना कुछ मानी जाए। जैसे जो ग्रुप पूरी तरह से सेपरेट नागालैंड स्टेट की डिमांड कर रहा है, भाई वो तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि वो मानने लायक है नहीं। गवर्नमेंट ने ये